जय हिंद डिफेंस लवर्स। वेपन्स को हॉस्टाइल टारगेट्स को टारगेट बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले डिवाइसेस कहा जाता है और अब तक हमने उन्हें वेरियस फॉर्म्स में पृथ्वी पर डेवलप होते हुए देखा है। पर आप कल्पना कीजिए जब हमारे पास कुछ ऐसे हथियार होंगे जो स्पेस से अर्थ पर और अर्थ से स्पेस पर लॉन्च किए जा सकते हों। 21st सेंचुरी इस फीट को गहराई से हासिल करने की कैपेबिलिटी रखती है और आज का हमारा टॉपिक भी ऐसे ही वेपन्स पर होने वाला है। 1983 में SDI नेम्ड एक कॉन्सेप्ट या जिसे स्टार वॉर्स प्रोग्राम कहा जाता है अमेरिका द्वारा शुरू किया गया था। स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव ऑर्गेनाइजेशन की कमांड के तहत वेरियस बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम शुरू किए गए थे जिसमें ग्राउंड टू स्पेस और स्पेस से ग्राउंड तक बीम वेपन्स शामिल थे। इन वेपन्स को इस तरह के नीच टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में एडवांस कैपेबिलिटीज में लंबे समय तक स्टडी और इम्प्लीमेंट करने के लिए बनाया गया था। 1990 के दशक में सोवियत वॉर के कारण डेवलपमेंट रुक गया था। तब पूरी तरह से न्यूक्लियर आर्सेनल को फिर से भरने के लिए थिएटर बैलिस्टिक मिसाइलों पर ध्यान केंद्रित किया गया था। 25 साल बाद ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में नेशनल डिफेंस अथॉरिटाइजेशन एक्ट लाया गया और स्पेस मिसाइल्स में काम इम्प्लीमेंट किया गया। 2021 में एक झटका लगा जब हमें पता चला कि चाइना ने लो अर्थ ऑर्बिट में एक हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च का टेस्ट किया था जिसमें उसने ग्लाइडर मिसाइल को ऑर्बिट से छोड़ा और उसने चाइनीज टेरिटरी में टारगेट को भेद दिया था। इसको ऑर्बिटल ग्लाइडर रिलीज सिस्टम कहा गया था। इन टेस्ट के डिटेल्स अभी भी अननोन है लेकिन टेक्नोलॉजी को पूरी दुनिया के लिए गुप्त रखा गया था। यहाँ तक कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी स्पीचलेस रह गया था कि मिसाइल एयर स्पेस में किसी के ध्यान में ना आए हुए चली गई। इसे साफ पता चला कि चाइना अमेरिका के इलाकों में घुसने और उसकी मिसाइल डिफेंस कैपेबिलिटीज को डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी रखता है। हालांकि यह बहुत चिंता की बात है कि चाइना के पास ऐसे मेजर ऑर्बिटल वेपन्स हैं और वह उन पर काम कर रहा है, लेकिन अमेरिका के पास कथित तौर पर उनके आर्सेनल में ऐसी कोई मिसाइल सिस्टम उपलब्ध नहीं है। रशियन और चाइनीज साइंटिस्ट FOBS यानी कि फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम पर काम कर रहे हैं, जो कि पेंटागन के लिए एक चिंता का विषय था क्योंकि ये सिस्टम बुरी तरह से पावर में शिफ्ट कर सकता है और अमेरिका की डिटेरेंस और स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज को इफेक्ट कर सकता है। रिपोर्ट से पता चलता है कि पेंटागन में डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन और डिप्यूटी सेक्रेटरी और अन्य डेलीगेट्स की उपस्थिति में एक हाई एंड ब्रीफिंग आयोजित की गई थी। संक्षेप में FOBS के लिए यह एक वेपन सिस्टम है जिसे आउटर ऑर्बिटल स्पेस से डिलीवर किया जाता है और ये रेट्रोफेड इंजन बर्न के साथ एनिमी एरिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए लोअर अर्थ ऑर्बिट टारगेट का उपयोग करता है जो अपने शीयर फोर्स के साथ एरिया पर हमला करने के लिए अपनी काइनेटिक एनर्जी का उपयोग करता है। जाहिर तौर पर इसमें कोई टारगेट स्पेसिफिक एरिया नहीं होगा और इसके बजाय हिट करने के लिए एक अनरिवील्ड टारगेट लोकेशन होगा। भारत को अलर्ट रहने की जरूरत है। 2020 में हुई बॉर्डर क्लैशेस और PLA आर्सेनल के अनुरूप FOBS डेवलपमेंट के साथ सभी एस्पेक्ट्स में इस टेक्नोलॉजी का मुकाबला करने के लिए एक बड़े ऑल्टरनेटिव की आवश्यकता होगी। ऐसी घातक बमबारी का मुकाबला करने के लिए ब्रह्मोस मिसाइलों और अग्नि मिसाइलों के साथ पूरी तरह से एक्टिव S-400 सिस्टम तैयार रहना चाहिए। स्पेस का मुकाबला करने के लिए भारत ने AS-80 वेपन डेवलप किए हैं जिन्हें मिशन शक्ति प्रोग्राम के तहत मिसाइल पृथ्वी डिफेंस व्हीकल मार्क 2 के साथ अपने ही सैटेलाइट को मार गिराकर डेवलप और टेस्ट किया गया था। बेशक चाइना ने 3 कैटेगरीज के तहत अपने खुद के AS-80 वेपन्स डेवलप किए हैं: डायरेक्ट फायर सिस्टम, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स और माइक्रो सैटेलाइट्स, जबकि भारत पीछे रह गया है और केवल डायरेक्ट फायर और लॉन्च सिस्टम ही हासिल कर पाया है। AS-80 वेपन्स फ्यूचर है और जब देश स्पेस एरिया में वास्तव में प्रोग्रेस कर रहे हैं तो स्पेस डिटरेंट डेवलप करने की आवश्यकता बढ़ गई है। ऑल्दो स्पेस एक्सप्लोरेशन का एक साधन रहा है, UN जनरल असेंबली द्वारा कई सपोर्टिंग रेजोल्यूशंस के बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी आउटर स्पेस ट्रीटी पर सहमत होने में सफल रहा। यह डॉक्यूमेंट इस बात पर जोर देता है कि स्पेस सभी देशों के लिए पीसफुल यूज के लिए खुला रहना चाहिए। यह स्पेस में मास डिस्ट्रक्शन के वेपन्स की तैनाती पर बैन लगाता है और किसी भी सेलेस्टियल बॉडी पर मिलिट्री टेस्ट और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को गैर कानूनी घोषित करता है। फिर भी मिलिट्री सर्वेलेंस इस ट्रीटी का हिस्सा नहीं है और देश इस टेक्नोलॉजी का सबसे अधिक उपयोग कर रहे हैं। इस टेक्नोलॉजी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला जनरल टर्म रॉड्स ऑफ गॉड अराइविंग फ्रॉम स्पेस है। खैर, ये कॉन्सेप्ट वास्तव में संभव है और इसके अपने फायदे और समस्याएं हैं। ऐसे सिनेरियोज में जमीन पर इफेक्ट से एक्सप्लोड करने वाली काइनेटिक रॉड्स की तुलना में ICBM अधिक फीजिबल है, जबकि चाइना और रशिया कम से कम डेवलपमेंट में है। वेस्टर्न पावर्स के पास विशेष रूप से उनके साथ विकास के तहत ऐसा कोई इनोवेशन नहीं है। फिर भी इंटेल उनके इन डेवलपमेंट्स पर कड़ी नजर रख सकता है।
चलिए अब हम भारत की अपनी डिफेंस स्पेस एजेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। दुनिया भर में हो रहे इन सभी डेवलपमेंट्स में यह समझा जाता है कि भारत ने भविष्य में स्पेस वॉर के लिए तैयार रहने के लिए एक स्पेस वेपन सिस्टम की अपनी डेवलपमेंट प्लान्स की घोषणा की है। भारत सरकार जल्द ही हमारे पड़ोसी के सामने आने वाले भविष्य के खतरों से निपटने के लिए स्पेस वेपन्स का मुकाबला करने और विकसित करने के लिए एक डिफेंस स्पेस एजेंसी डेवलप करेगी। कहने की जरूरत नहीं है कि ASAT प्रोग्राम जो 2019 में आयोजित किया गया था पी डिफेंस स्पेस एजेंसी और डिफेंस स्पेस रिसर्च एजेंसी के डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। DSA का इनॉग्रेशन 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था और इसका उद्देश्य स्पेस टेक्नोलॉजी डेवलप करने और डेवलपिंग नेशंस के साथ कम्पीट करने की भारत की दौड़ को डेवलप करना है। इस एजेंसी के अंतर्गत करेंट डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स में सिग्नल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस और कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस और स्पेस बेस्ड ट्रैकिंग सिस्टम जैसे क्षेत्र शामिल हैं। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, हमारे डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स आउटर स्पेस में चाइना की चल रही डिफेंस टेक्नोलॉजी से मेल खा सकते हैं, जो बेहतर हो सकता है। तो आज के हमारे इस एपिसोड में इतना ही। पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।